आज हम डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर। इट मीन्स it is the indication of progressing in each and every sectors, यानी उत्तरोत्तर विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के संयुक्त रूप को हम विकास के रूप में जानते हैं, या यूं कहें कि विकास विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के संपूर्ण योग को कहते हैं, तो ज्यादा सुविधा होगी समझने में। यानी इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोग्रेस ऑफ ऑल सेक्टर्स दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। तो आज इसी पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो विकास, सामान्य बोलचाल की भाषा हम लोग विकास विकास बोल लेते हैं, किंतु इसके अर्थ को सभी को जानना चाहिए। ये बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रगति को भी विकास के रूप में मान लेते हैं, जबकि किसी भी क्षेत्र सभी क्षेत्रों की प्रगति के कुल योग के संयुक्त रूप को हम विकास करते हैं। अब है कि इकोनॉमी, तो पहले इकोनॉमी कहते किसे हैं? तो ऐसी ढांचा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, ऐसी ढांचा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था के आधार पर हम दुनिया के तमाम देशों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ये तो एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी ऐसा राष्ट्र जहां पर तमाम क्षेत्रों का, बड़े बड़े क्षेत्र से लेकर के छोटे छोटे क्षेत्र तक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे डिपार्टमेंट पर पूर्ण नियंत्रण, स्वामित्व सरकार का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, सोशलिस्ट कंट्री के नाम से जानते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण सरकार का होता है, समाज का होता है, राष्ट्र का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। इसके बाद दूसरी व्यवस्था जो है, इसका उदाहरण हम चाइना को ले सकते हैं, रशिया को ले सकते हैं, और भी ढेर सारे राष्ट्र हैं। किंतु इसके ठीक विपरीत ऐसी भी व्यवस्था है जहां पर प्रायः सभी क्षेत्रों का स्वामित्व व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है। यानी जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे क्षेत्रों पर, विभागों पर, डिपार्टमेंट्स पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है। ऐसी व्यवस्था को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। इसका उदाहरण हम लोग अमेरिका को ले सकते हैं। वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और जहां पर ऐसी व्यवस्था वाला देश जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी उदाहरण देखने को मिलता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी उदाहरण देखने को मिलता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था वाले को, देश को हम
मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं, जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का संगम रहता है। अर्थात कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, उद्योग धंधे, कल कारखाने हैं जिस पर सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिस पर पूंजी यानी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, स्वामित्व होता है। तो इसे हम निजी क्षेत्र यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। और ये दोनों का समागम जिस अर्थव्यवस्था वाले देश में है, वैसी अर्थव्यवस्था वाले देश को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। अर्थात कुछ पर सरकार का स्वामित्व, सरकार का नियंत्रण, समाज का स्वामित्व, समाज का नियंत्रण, जबकि कुछ पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये इसका सबसे सुंदर उदाहरण भारत देश है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर दोनों ही देश की विशेषता है, दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था वाले देश को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि पहला सबसे पहले कि भाई विकास क्या है, वह विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न विभागों की प्रगति के कुल योग को संयुक्त रूप से हम विकास कहते हैं। दूसरा आपने देखा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक ढांचों का अध्ययन को हम आर्थिक इकोनॉमी के रूप में जानते हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। अर्थव्यवस्था के आधार पर हम देश, किसी भी विश्व के तमाम देशों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जानते हैं, जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हमने जाना। इसके बाद है विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर हम दुनिया को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ये बड़ा प्रचलन में है आजकल। तो एक तो है अंडर डेवलप्ड कंट्री, दूसरा है, इसको हम लोग जब देश का नाम लेंगे तो हम कंट्री कहेंगे, यदि हम देश का नाम लेते हैं तो हम वहां पर कंट्री कहेंगे, यदि अर्थव्यवस्था का नाम लेंगे वहां पर हम इकोनॉमी कहेंगे। तो ये बहुत प्रचलन में है आजकल। अक्सर आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, ये डेवलप्ड कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, इस प्रकार की बात। तो डेवलपमेंट के आधार पर हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमी और तीसरा है डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये पुरानी विचारधारा है। प्रारंभ में जो अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिक्स के द्वारा जो विश्व को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, अब आधुनिक अर्थशास्त्री जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इनको 3 श्रेणियों को 2 श्रेणी में बांट करके प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। उसका भी कारण है जो मैं क्रमशः बार बार बताऊंगा। जैसे अभी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, वैसी अर्थव्यवस्था या वैसा देश जहां पर उद्योग धंधे, कल कारखाने का नितांत अभाव होता है, परंपरागत तरीके से खेती बाड़ी का कार्य होता है, आधुनिकतम संसाधनों का प्रयोग नहीं होता है, विकास की गति बेहद स्लो यानी मंथर गति से विकास होता है। तो इस स्थिति में हम ऐसे देश को हम अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में, यानी कि कल कारखानों का बिल्कुल अभाव रहता है, डेवलप टेक्नोलॉजी को प्रयोग में नहीं लाया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, फिर पुराने तौर तरीकों से उत्पादन के कार्य किए जाते हैं। तो ऐसी श्रेणी वाले देश को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में जानते हैं।
दूसरा है कि डेवलपिंग इकोनॉमी, सेकंड नंबर। यानी वैसा देश जिस देश में धीरे धीरे कल कारखाने, उद्योग धंधे का की स्थापना हो रही है और उसका क्रमिक विकास हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजियों का धीरे धीरे प्रयोग होना शुरू हो रहा है और उत्पादन में भी क्रमानुसार वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। यानी कि वैसा देश जो देश विकास के क्रम में चलना शुरू कर दिया है, ऐसे देश को हम डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में जानते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्री के रूप में जानते हैं यदि देश में है तो इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चूंकि अब दुनिया का ऐसा शायद ही कोई राष्ट्र है जहां पर कि विकास का क्रम प्रारंभ नहीं हुआ, यानी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज which are underdeveloped, that countries have also some process to achieve further and further incomes and other resources. It means these countries are also in progressing way. That is why it will be better to say डेवलपिंग कंट्री और इकोनॉमी। सो आज के समय में ऐसा प्रमाणित कर दिया गया है कि दुनिया में अब शायद ही ऐसा कोई देश है जहां विकास का क्रम जारी नहीं हुआ है। विकास यानी प्रगति शुरू नहीं, यानी विकास का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसीलिए अब हम अंडर डेवलप्ड कंट्री किसी भी देश को नहीं कह सकते। हाँ, इस डेवलपिंग कंट्री में ही हम उसको दो श्रेणी में बांट सकते हैं, जो अभी बहुत पीछे है और जो कुछ आगे बढ़ चुका है, इस रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री कहना अब मुनासिब या फिर उचित नहीं होगा, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहना है। इसके बाद है थर्ड स्टेज, यानी डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी वैसा देश जहां पर उद्योग धंधे, कल कारखाने का पर्याप्त विकास हो चुका है। ऑल दोज कंट्रीज which are already achieved to maximum level, their per capita income and national income is very high। यानी ऐसा देश जो विकास के चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है, और इसमें क्या है डेवलपिंग है, दैट कंट्री आर इन पोजिशन टू गोइंग upwarding way, forwarding way to achieve the goal. But in this country, in these countries where there is that the achieved of the goal, यानी मैक्सिमम सैचुरेशन को प्राप्त कर लिया है। मैक्सिमम सैचुरेशन उस स्टेज को माना जाता है जहां पर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होता है। नेचुरली जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगा तो मैक्सिमम बेनिफिट के स्टेज में वह देश होगा। यानी वैसा देश जो उद्योग धंधे, कल कारखाने का सर्वोत्तम तरीके से विकास कर चुका है, और तृतीय क्षेत्र जो अब हम बाद में चर्चा करेंगे, सेवा के क्षेत्र पर अधिक से अधिक निर्भर हो गया है। ऐसे देश को हम विकसित देश के रूप में जानते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, ये सारे देश विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। और इसमें क्या है कि पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम और प्रत्येक क्षेत्र में इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। जीवन प्रत्याशा दर है, लिटरेसी रेट है, these all are the factors of the indication of the
developing or the developed country. So everyone should know about these type of characteristics of the developing or developed country. इसका मतलब हुआ कि विश्व को अब हम दो श्रेणी में जति रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में। डेवलपिंग कंट्री जहां पर कि उद्योग धंधे कल कारखाने से लेकर के अन्य तमाम प्रकार के क्षेत्रों का क्रमिक विकास हो रहा है, विकास के क्रम में है और बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है, उत्तरोत्तर प्रगति कर चुका है, तो वैसे देश को हम डेवलपिंग कंट्री के रूप में जानते हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्री जो कि तमाम आधुनिकतम संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन मैक्सिमम करके अधिकतम आय की प्राप्ति कर लेता है, प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम पॉइंट्स पर पहुंच जाता है, सैचुरेशन पॉइंट्स पर पहुंच जाता है, ऑप्टिमम पॉइंट्स पर पहुंच जाता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था वाले देश को हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में जानते हैं। इसके बाद है, हमने अभी अभी कहा था कि एक सेवा क्षेत्र, तो क्षेत्र के भी आधार पर हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। वो है प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्टियरी सेक्टर्स। यानी जिस देश में प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक से अधिक लोगों की निर्भरता होती है। प्राथमिक क्षेत्र क्या? जो प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ा होता है, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से होता है, वैसी स्थिति में हम उसको प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत मानते हैं। यथा कृषि का कार्य, मत्स्य पालन का कार्य, फिर फॉरेस्टिंग का कार्य, कृषि में लकड़ी आदि चुनने का कार्य, ये सारे कार्य जो आते हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, जो जिसका सीधा संबंध डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होता है। और प्राथमिक क्षेत्र का रिमॉडलिंग यानी सेकेंड स्टेज जो होता है वह सेकेंडरी सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर उद्योग धंधे कल कारखाने यानी कि वह देश जहां पर उद्योग धंधे कल कारखाने पर ज्यादा से ज्यादा निर्भरता होती है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर्स के, ऐसे देशों के श्रेणी को हम सेकेंडरी सेक्टर्स में रखते हैं जहां पर उद्योग धंधे कल कारखाने पर ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भरता होती है। और ऐसा देश जिसमें सेवा क्षेत्र की प्रधानता होती है, बीमा, बैंकिंग सेवा, सर्विसेज, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, टर्टियरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जहां वैसा देश जहां सेकेंडरी और टर्टियरी का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज होता है, वह देश उतना ही ज्यादा डेवलप माना जाता है। तो आज के इस कक्षा में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स तो सब पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले कक्षा में, जो जिसमें धन का अध्ययन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी किसी न किसी रूप में हम आय के ही बारे में, धन के ही बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे धन प्राप्त होता है और उसके धन प्राप्त करने वाले देश की श्रेणी बना दिए हैं, फिर उसका क्षेत्र बना दिए हैं, प्रोग्रेसिव का क्या लेवल है उसको हमने खंडों में बांटा है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या है, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया, विश्व के तमाम देशों का, फिर डेवलपमेंट के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया, विश्व के देशों का, फिर क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो इस तरह से आज के की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।